गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 17 प्राकृतवास यानी प्राकृतिक आवास। ये आपका चैप्टर जो है वो बायो से रिलेटेड है, तो इससे जो भी नोट्स भेजूंगी आपको पीडीएफ के माध्यम से, उसको बायो वाली कॉपी में आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कुटुम्बसर की गुफा के बारे में। ठीक है, इसके आगे और भी है कि जीवों के बीच जो खाद्य श्रृंखला बनती है, खाद्य जाल बनते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो जगदलपुर के पास कांकेर नदी के तट पर ये कुटुम्बसर की गुफा स्थित है। ये कुटुम्बसर की गुफा में क्या होता है, जो उनकी दीवारों से टपकती हुई पानी, जो चूनायुक्त पानी होता है वो, और कुटुम्बसर की गुफा में क्या होता है, उसके छत से और दीवारों से चूनायुक्त पानी टपकती है। तो उसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है वो जो छत की पानी ऊपर से नीचे टपकती है गुफा के अंदर, और जमीन के नीचे से जो शंकु के आकार की जो संरचनाएं बनती है वो बहुत ही सुंदर होती है और देखने योग्य होती है। ठीक है, अब कुटुम्बसर की गुफा की बात हो रही है, तो कुटुम्बसर की गुफा क्या होती है, उसके आसपास के क्षेत्र को देखें या जमीन को देखेंगे तो जो कुटुम्बसर की गुफा के अंदर की जो जमीन है वो आसपास जो स्थित जमीन है उससे मतलब 35 मीटर क्या होती है, नीचे है। जो गुफा के अंदर जो जमीन है वो कितना है, आसपास के जो क्षेत्र की जो जमीन है उससे 35 मीटर नीचे है, और लगभग 1 किलोमीटर की लंबाई में 1 किलोमीटर की लंबी है। ठीक है, कुटुम्बसर की गुफा जो है वो क्या होती है, बहुत ही अंधेरी होती है। वहां मतलब गुफा के अंदर बहुत अधिक अंधेरा होता है। हम बिना टॉर्च के हमारा वहां पर चलना मुश्किल है, यानी हम बिना टॉर्च के एक कदम भी नहीं चल सकते। ठीक है, अगर मान लो जाए हमारे पास टॉर्च है, अगर किसी कारणवश से कहीं पर गिर गया तो वहां इतना अंधेरा है कि हम एक कदम आगे भी नहीं चल सकते बिना टॉर्च के सहायता से। कुटुम्बसर की जो गुफा होती है वहां जो ऑक्सीजन लेवल है, यानी वो कुटुम्बसर के गुफा के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बाहर के वातावरण की तुलना से क्या होती है, कम होती है। फिर भी वहां गुफा में बहुत सारे क्या होते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, यानी जैसे चमगादड़ हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, मिलीपिड्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो इस प्रकार के सूक्ष्म जीव भी वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम होने के बावजूद भी पाए जाते हैं। कुटुम्बसर की जो गुफा का जो तापमान है वो साल भर 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस होता है, जो वहां के गुफा के अंदर का जो तापमान है। और वहां के पानी के जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस से 30 सेल्सियस होता है। कुटुम्बसर की जो गुफा के अंदर का जो तापमान है साल भर, वहां का जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस होता है, और वहां जो पानी का तापमान है वो कितना होता है आपका 22 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो हम देखेंगे कि तो गुफा और उसके पानी के गुफा के अंदर और पानी के बीच का जो तापमान है उसमें बहुत ही कम अंतर है, उतना ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है, बरसात के दिनों में क्या होता है, बरसात के दिनों में यहाँ पर प्रायः बाढ़ रहता है। अब वहां पर उस गुफा के अंदर एक और अलग ही किस्म की क्या पाई जाती है, एक मछली की प्रजाति पाई जाती है। जो उस मछली की जो आंख होती है वो क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, और इसकी जो लंबाई है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। वहां के लोग यानी स्थानीय लोग उसे काली मछली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काली मछली भी कहते हैं। इसी प्रकार की मछली की जो और प्रजातियां हैं वो पहाड़ी नदियों में भी पाई जाती है। ये मछलियां क्या है, वहां पर जो सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं, पौधे होते हैं, उनको क्या करते हैं, खाते हैं। मृत जीव हैं और पौधे हैं उनको भी ये खाते हैं, और इनका जीवन काल, जो मछलियों की जो जीवन काल है वो उस गुफा के अंदर ही चलते रहता है। अब देखेंगे कि जो मछली है, मतलब जो काली मछली है वहां के, मतलब उनका प्रजनन भी उस गुफा के अंदर, यानी प्रजनन की क्रिया, यानी उनका पूरा जीवन चक्र उस गुफा के अंदर ही चलती रहती है। प्रजनन से लेकर वहीं प्रजनन करते हैं उन लोग, वहीं
वो मर भी जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उन मछलियों का क्या है, जो प्राकृतवास है वो क्या है, वही मतलब कुटुम्ब सर की गुफा है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, जैविक घटकों में अंतर संबंध। यानी जैविक घटकों में अंतर संबंध, तो आप देखोगे कि जीवों के बीच कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके कारण क्या है, उनके बीचों में संबंध पाए जाते हैं, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, चाहे प्रजनन को लेकर हो, चाहे वो भोजन के लिए क्यों ना हो, वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिसके कारण उनमें संबंध होता है। तो यहाँ पर हम एक खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे, जिसका कारण क्या है, ऊर्जा है, मतलब एक जीव दूसरे पर निर्भर है। तो यहाँ पर मैं खाद्य श्रृंखला के रूप में लेना चाहूंगी आपका, जैसे घास हो गया, ये आपका वन भैंसा, और क्या हो गया, सेब। तो इसमें खाद्य श्रृंखला में क्या होगा, ये जो घास है यानी वन भैंसा क्या है, ये आप देख रहे हो घास है, तो घास अपना जो भोजन है वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से, मतलब सूर्य के प्रकाश यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या होता है, ये घास जो है अपना भोजन बनाता है। लेकिन ये घास को क्या करता है, ये वन भैंसा इसको खाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये उत्पादक के रूप में हो गया, और वन भैंसा क्या है, अपने ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसको खाता है, घास को खाता है। तो इस प्रकार देखेंगे कि घास जो है वो अपना भोजन किससे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने क्रिया करके क्या अपना ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। लेकिन जो घास जो है, घास को क्या कर रहा है, वन भैंसा खा रहा है। तो किससे, वन भैंसा किस पर निर्भर है, घास पर, यानी घास को खाकर वो अपना ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार फिर आप देखोगे कि जो वन भैंसा है उसको क्या करता है, शेर खा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि घास को और बहुत से जीव जंतु हैं वो भी खाते हैं, और जरूरी नहीं है कि मतलब ये घास है उसको वन भैंसा ही नहीं, वन भैंसे के अलावा और से बहुत से जीव जंतु हैं जिसे क्या कहता है, मतलब घास को खाता है। और यहाँ पर देखेंगे कि शेर क्या है, वन भैंसा बस को तो नहीं खाता, इसके अलावा और भी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जिसको क्या करता है, शेर खाता है। तो ये पोषण स्तर पर अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, घास आपका उत्पादक हो गया, मतलब घास क्या हो गया, उत्पादक हो गया, और घास को जो कौन खा रहा है, वन भैंसा। तो ये क्या हो सकता है आपका, वन भैंसा आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, और वन भैंसे को कौन खा रहा है, शेर खा रहा है। तो ये क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता। ये आपका तो खाद्य श्रृंखला के आधार पर मैं यानी बताई हूँ। तो आगे हम देखेंगे पोषण स्तर पर। तो पोषण स्तर पर क्या होगा, घास आपका उत्पादक है जो क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना रहा है। तो इस प्रकार घास उत्पादक हो गया। अब घास को ही क्या कर सकता है, वन भैंसा खाता है। तो ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, और वन भैंसा को कौन खा रहा है, शेर। तो ये शेर क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। एक और चीज आता है आपका अपघटक। अपघटक तो यहाँ पर एक खाद्य श्रृंखला में आप देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि घास को ही केवल वन भैंसा खाए, घास को और भी जैसे घोड़ा हो गया, खरगोश हो गया, और बहुत से जीव होते हैं जो खाते हैं। तो इसके और भी खाद्य श्रृंखला हम बना सकते हैं और भी जीवों के साथ। उसी प्रकार शेर भी है, क्या है, केवल वन भैंसे को ही नहीं खाता और बहुत सारे जीव जंतुओं को भी खाता है। तो इस प्रकार से इसके भी और भी खाद्य श्रृंखला हम बना सकते हैं। तो पोषण स्तर पर हम कहाँ पर आए थे कि घास आपका उत्पादक हो गया था, वन भैंसा आपका प्राथमिक उत्पादक हो गया था, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया था, और वन भैंसा को कौन खा रहा है, शेर। तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। अब द्वितीयक उपभोक्ता के बाद एक और जीव इससे जुड़ते हैं जिसको हम अपघटक कहते हैं। ये जीव क्या होते हैं, जो मतलब जो भी जीव अपने भोजन के रूप में जो उसको ग्रहण किए रहते हैं उसको क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, जो मृत जीव होते हैं उसके मरने के बाद उन्हें क्या करते हैं, सरल पदार्थों में क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को या मृत जीव है उनको ये सरल पदार्थों के रूप में अपघटित करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं आपके, ये जीव अपघटक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका क्या बना सकते हैं, खाद्य श्रृंखला बना सकते हैं। घास ये क्या हो जाएगा आपका उत्पादक, ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता, और ये क्या हो गया, शेर जो है आपका
द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये आगे हम देखेंगे कि जैविक और अजैविक घटक में अंतर संबंध। अभी तक हमने जैविक घटकों के बारे में देखा था जिसमें जीवन पाया जा रहा है। अब देखेंगे जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंध। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, जैविक एवं अजैविक घटकों में अंतर संबंध। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था, जैविक घटकों के बीच जो अंतर संबंध थे उसके बारे में पढ़े थे। अभी हम जैविक और अजैविक दोनों के अंतर संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये आपका पोषक चक्र है, यानी आपका ये खाद्य मतलब पोषक चक्र है, जिसमें से आप देखोगे कि घास, तो घास जो है वो सूर्य के प्रकाश से अपना ऊर्जा प्राप्त करता है। घास जो है वो घास को कौन खाता है, गाय खाता है। फिर गाय क्या करता है, आपको गोबर देता है, जिसका उपयोग मनुष्य करता है किसके लिए, कंडे के रूप में, जिसको हम छेना भी बोलते हैं, ठीक है। कंडे के रूप में इसका उपयोग करते हैं, खाद के रूप में भी इसका उपयोग होता है गोबर का। और क्या होते हैं, घरों को, गांवों में क्या होते हैं, जो घर कच्ची मकान रहते हैं उनको क्या है, हम गोबर से उसका लिपाई भी करते हैं। तो इस प्रकार से गोबर के द्वारा मतलब गोबर का उपयोग मनुष्य विभिन्न अपने कार्यों को करने के लिए कर रहे हैं। क्या है, खाद के रूप में भी इसका उपयोग कर रहे हैं, कंडे के रूप में भी इसका उपयोग कर रहे हैं। आप देखोगे ये मिट्टी में सूक्ष्म जीव, अब ये जो खाद जो है वो कैसे बनेगा, जो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों द्वारा गोबर का पोषक पदार्थों में विघटन, यानी जो खाद के रूप में परिवर्तित होता है वो मतलब गोबर से जो खाद बनता है किसके द्वारा होता है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के द्वारा। यानी हम गांवों में देखते हैं कि क्या होता है, सब कचरे को एक जगह गड्ढे में एकत्रित किया जाता है, फिर उसको क्या करते हैं, उसको सड़ने के बाद क्या होता है, वो खाद के रूप में परिवर्तित होता है। लेकिन वो खाद कैसे बनता है, वहां पर मिट्टी होते हैं और गोबर होता है, तो उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके अपघटन के कारण उसके सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही वो खाद के रूप में परिवर्तित होते हैं। अब इस खाद का उपयोग हम क्या करते हैं, मिट्टी द्वारा घास का पोषण, यानी क्या करते हैं हम, मिट्टी द्वारा घास का पोषण। अब इस जो गोबर के खाद है उसका उपयोग हम क्या कर रहे हैं, उसका उपयोग हम घास को मतलब घास को उगाने के लिए, यानी पेड़ पौधों को क्या करते हैं, हम पेड़ पौधों में खाद के रूप में उसका उपयोग करते हैं, या फिर खाद का उपयोग हम खेतों में क्या करते हैं, फसल को उगाने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हो कि ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। यानी गाय जो है अपने भोजन के लिए घास पर निर्भर है, तो गाय जो गोबर देती है वो गोबर का उपयोग क्या कर रहा है, मनुष्य कर रहा है, किस रूप में, घरों को लिपाई करने के रूप में, खाद के रूप में, कंडे के रूप में। और उन्हीं खाद का उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं, पौधों को, फसलों की वृद्धि के लिए। तो इस प्रकार से ये सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो यहाँ पर जैविक घटक में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, घास हो गया, गाय हो गया, और क्या हो गया, गोबर, मनुष्य, ये सब आपके किसके हैं, जैविक घटक के उदाहरण हैं। और अजैविक घटक में क्या आएगा, आपका सूर्य का प्रकाश हो गया, मिट्टी हो गया, ईंधन हो गया, ये सभी आपके क्या है, अजैविक घटक हैं। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है जैविक एवं अजैविक घटकों में अंतर संबंध। आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो चलिए हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, जीवन काल और विभिन्न प्राकृतवास। तो यहाँ पर ब्राह्मणी डक के बारे में बात करेंगे। तो ब्राह्मणी डक एक पक्षी है जिसे हम क्या है, सुरखाब, चकवा या चकवी के आदि के नामों से जाना जाता है। इन पक्षियों को इन नामों से भी हम जानते हैं। तो क्या होता है, यह बतख भारत में ही नहीं, अफ्रीका, यूरोप और एशिया जैसे देशों में भी पाए जाते हैं। गर्मी के दिनों में क्या होता है, लगभग 4 से 5 महीने ये क्या होते हैं, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमालय के पहाड़ियों पर भी पाए जाते हैं। ये उनका क्या होता है, प्रजनन स्थान होता है। इसके अलावा ये तो हो गया, क्या हो गया, इनके प्रजनन स्थान। इसके अलावा ये सर्दियों में कहाँ पाए जाते हैं, देखिए ये सर्दियों में क्या होता है, दक्षिण की तरफ दिखाई देते हैं। यानी हमारे देश में किस तरफ, सर्दियों के समय हमारे देश में दक्षिण की ओर दिखाई देते हैं। इसी समय ये छत्तीसगढ़ पर भी दिखाई देते हैं, लेकिन ये इनका प्रजनन स्थान नहीं होता, यानी ये यहाँ प्रजनन नहीं करती हैं।
ये जो ब्राह्मणी डंक है, सॉरी डक, ये ब्राह्मणी डक जो है यानी ये पक्षी है, वो क्या होता है हमारे देश के अन्य स्थानों से ही नहीं बल्कि क्या होता है ये उत्तर पूर्व के कई देशों से भी आते हैं। तो इस प्रकार जब किसी जीव का जीवन काल क्या हो जाता है, बदलता है, तो ये क्या होते हैं यानी एक प्राकृतवास से वो दूसरे प्राकृतवास में जाते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। ये क्या होते हैं, कुछ समय के लिए अपना जो निवास स्थान है उसको छोड़कर क्या होते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं, फिर वापस वो पुनः कुछ समय बाद वो अपने वापस उसी जगह में लौट आते हैं। तो इस प्रकार जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। अब देखते हैं कि इसका प्रजनन स्थल कहाँ कहाँ है। तो समुद्र तट से क्या होता है, समुद्र तट से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाइयों पर घास के जो मैदान हैं, खारे व मीठे तालाब हैं, ठीक है, या फिर नदियों के तट हैं, ये इनके प्रजनन क्या होते हैं, स्थान होते हैं। प्रजनन के दौरान क्या होते हैं, इस प्रकार ये पक्षी क्या होते हैं, प्रजनन के दौरान इनको पोषण की बहुत आवश्यकता होती है। अपने अंडों को देने के लिए क्या करते हैं, ये सुरक्षित जगहों को ढूंढते हैं, यानी सुरक्षित जगहों पर अपने अंडे देते हैं। तो इस तरह के जो इलाके हैं ये इसे हिमालयों के इलाके में इसे प्राप्त होते हैं। वहीं के जो घास है, अन्न के रूप में जो बीज हैं, कीड़े मकोड़े हो गए आदि को ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब क्या होते हैं, जब क्या होते हैं सर्दी का जब मौसम आता है, यानी सर्दी के आते आते हुए वो इस स्थानों को छोड़कर, यानी कि भोजन का स्रोत वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो उस स्थान को छोड़कर क्या हो जाते हैं, भोजन की तलाश में दूसरे जगह चले जाते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, प्राकृतवास के प्रति अनुकूल है। जब हम किसी जीव को किसी प्राकृतवास में जीवन यापन और प्रजनन करते देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि उस प्राकृतवास उस जीव के लिए अनुकूल है, यानी वो वातावरण उसके लिए अनुकूल है उसके जीवन यापन के लिए। इस तरीके से कई और उदाहरण हैं, जैसे हमने बात क्या इसके पहले हमने क्या देखा था, कानी मछली के बारे में बात किए थे, जो कुटुम्बसर की गुफा के अंदर पाई जाती थी, जिसे वहां के स्थानीय लोग उसके कानी मछली के नाम से जानते थे। उसी प्रकार एक शोध के माध्यम से पता चला जो मैक्सिकन टेट्रा मछली नाम है, ठीक है, मैक्सिकन टेट्रा मछली जो है उसका आंख क्या रहता है, आकार छोटा रहता है। क्यों होता है वो, वहां के जो जल में मतलब जल के खारेपन होने के कारण, यानी जल का खारापन के कारण क्या होता है, उस मछली का आंख क्या होता है, उसका आकार छोटा होता है। तो ये क्या है, एक शोध के द्वारा पता चलता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे आपका अध्याय क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। ये अध्याय जो 17 है वो आपके पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। ये चैप्टर बायो से रिलेटेड है। इससे जो नोट्स है आपको भेजूंगी पीडीएफ के माध्यम से, उसको आप बायो की कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।